तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, छिनार का क्या मतलब होता है वो तो आप जानते ही होंगे, और अगर नहीं भी जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि छिनार वो होती है जो हर लड़के या आदमी को अपना बनाकर छोड़ देती है, और साथ ही इससे भी ज्यादा। छिनार अगर आपको लाइन मारे तो उस वक्त आप क्या करेंगे? अरे जाहिर सी बात है कि आपका भी ठरकपन बाहर आ जाएगा। लेकिन जब वही छिनार आपके दोस्तों को भी लाइन मारे तो उस वक्त आपके अंदर क्या बीतेगी? तो दोस्तों, आज की कहानी में हम बात करने वाले हैं छिनार की। लेकिन अगर यही छिनार आपकी जिंदगी को मौत से रूबरू करवा दे तो शायद आप गलती से भी छिनार की तरफ नहीं देखेंगे। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है और मैं यूपी के इटावा जिले का रहने वाला हूं, और मेरे दो दोस्त विजय और दीपक भी मेरे ही गांव में रहते हैं। हम तीनों ही शुरू से ठरकी थे। हम जहां भी जाते वहीं पर किसी न किसी लड़की को लाइन मारने लगते, पर हमारी बदकिस्मती ये थी कि हमें कोई भी लड़की पसंद ही नहीं करती थी। पता नहीं भगवान ने शायद हमारे हाथों की लकीरों में लड़की दी ही नहीं थी। फिर ऐसे ही एक दिन हमारे एक करीबी दोस्त विक्रम की शादी तय हो गई थी, तो हमें उसकी शादी में जाना था। शादी परसों की थी। फिर मैंने विजय और दीपक को कह दिया, और उसके बाद परसों हम लोग अपनी बाइक से निकलने वाले थे, क्योंकि विक्रम का गांव हमारे गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए हम अपनी बाइक से जाने वाले थे। फिर वो दिन भी आ गया और उसी वक्त हम तीनों रात के 8 बजे अपने घर से निकल पड़े। मेरे पीछे विजय बैठा हुआ था और दीपक अकेले अपने बाइक पर था। मैं बाइक को चलाए जा रहा था। फिर हम लोगों ने बाइक की स्पीड को तेज कर दिया, क्योंकि रात का वक्त था और उस वक्त रोड पूरी तरह से खाली नजर आ रहा था। फिर कुछ समय के बाद हम लोग शादी में पहुंच गए, और शादी में पहुंचने के बाद हम सीधा विक्रम से जाकर मिले, जो कि दूल्हे के लिबास में सजा हुआ था। विक्रम से मिलने के बाद हम लोग बाहर आ गए, क्योंकि बारात भी निकलने वाली थी। हम लोग गाड़ी के अंदर बैठ गए, और जब बारात लड़की वाले के यहाँ पर पहुंची तो वहां पर हमारी आंखें एक खूबसूरत लड़की को ढूंढने लगी। फिर इसी बीच हमारी नजरें सामने बज रहे डीजे पर गई, जहां पर कुछ लड़की डांस करती हुई दिख रही थी। उन लड़कियों को डांस करता हुआ देख हम तीनों उनके पास जाकर उनका डांस देखने लगे। लेकिन इसी बीच मेरी नजर सामने खड़ी एक लड़की पर पड़ी, जो कि मेरी तरफ ही घूर कर देख रही थी। जब वो लड़की मेरी तरफ देख रही थी तो उसी वक्त मैंने विजय को बताया, लेकिन उसने मुझसे जो कहा तो उसे सुनकर तो मेरा दिल टूट गया, और साथ ही मेरे प्यार के लड्डू भी। लेकिन उसके बाद तो मेरा दिमाग ही घूम गया। उसने कहा कि अबे वो मुझे भी देख रही है। और जब विजय ने दीपक को बताया तो उसका भी जवाब यही था कि वो उसे देख रही है। हम तीनों की उस वक्त बहस चलने लगी कि तभी पास में खड़े एक लड़के ने हमें कहा कि अरे भाई, आप उस लड़की को नहीं जानते? लगता है शायद आप इस गांव में नए हो। वो लड़की एक छिनार है, वो सबको ऐसे ही लाइन मारती है, और उसके झांसे में मत आ जाना, नहीं तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। उस आदमी की ये बात सुनने के बाद हमें ये लगा कि ये हमसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये हमारा पत्ता काटना चाहता है, इसलिए हमें ऐसा बोल रहा है। फिर उसके बाद हम खाना खाकर सोने चले गए। जब मैं सो रहा था तो किसी की आवाज के चलते मेरी आंख खुल गई। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि वही लड़की मुझे सामने पेड़ के पीछे से इशारा करके बुला रही थी। उस लड़की को इशारा करता देख खुशी के मारे मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा, और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने फौरन ही विजय और दीपक की तरफ देखा तो वो सो रहे थे। उन दोनों को सोता हुआ देखकर मुझे और भी राहत मिली, और फिर इसके बाद वो लड़की इशारा देते हुए वहां से जाने लगी। उस लड़की को वहां से जाता देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, और मैं तुरंत उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगा। लेकिन उसके बाद मैंने जो देखा उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। दरअसल मैंने देखा कि दीपक उस लड़की के पीछे पीछे जा रहा था, और दीपक को देखकर मेरे मन में कई सारे सवाल उमड़ने लगे कि ये तो मुमकिन नहीं हो सकता। फिर मैंने तुरंत ही पीछे पलटकर आंगन में बिछी खाट की तरफ देखा, जहां पर हम लोग सो रहे थे, तो दीपक और विजय मुझे वहां पर नजर नहीं आ रहे थे। तभी मैंने सोचा कि
ऐसा कैसे हो सकता है, शायद मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रहा। फिर उसके बाद जब मैंने दीपक की ओर देखा तो मैंने पाया कि विजय भी उस लड़की के पीछे पीछे जा रहा था और दीपक चुप चुप कर विजय के पीछे पीछे जा रहा था। उस समय ये सब चीजें मेरे दिमाग में भ्रम पैदा कर रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। खैर इन सब बातों को छोड़कर मैं भी उन दोनों के पीछे पीछे जाने लगा। मैं छुप छुप कर उन दोनों के पीछे पीछे जा रहा था और फिर जब वो लड़की जंगल के काफी अंदर आ गई तो मुझे उस वक्त थोड़ा ठीक नहीं लगा। लेकिन जब वो लड़की एक झोपड़ी के पास रुकी और फिर वो पीछे मुड़ी तो उसने विजय और दीपक को एक खूबसूरत मुस्कान दी और उसके बाद वो उस झोपड़ी के अंदर चली गई। वो लड़की जैसे उस झोपड़ी के अंदर गई तो उस लड़की के पीछे विजय भी उस झोपड़ी के अंदर चला गया, लेकिन दीपक बाहर ही खड़ा रहा। पर दीपक बाहर क्यों खड़ा रहा ये तो मुझे समझ में नहीं आया। मैं उसे अभी देख ही रहा था कि इसी बीच वो लड़की झोपड़ी के बाहर आ गई और उसके बाद वो वहां से आगे जाने लगी। उस लड़की को आगे जाता देख दीपक भी उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगा। मुझे उस वक्त ये समझ में नहीं आया कि उस लड़की ने विजय के साथ क्या किया होगा, क्योंकि विजय उस झोपड़ी से बाहर ही नहीं आया था। विजय के बाहर ना आने पर मुझे थोड़ी चिंता होने लगी, पर दीपक तो अभी भी उस लड़की के पीछे पीछे ही जा रहा था। पर जैसे ही दीपक और वो लड़की झोपड़ी से काफी आगे चले गए तो मैं बिना सोचे समझे उस झोपड़ी के पास पहुंचा और फिर उसके अंदर जाकर देखा तो मैंने पाया कि विजय जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ है। लेकिन जब मैं उसके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उसके पूरे शरीर में कीलें चुभी हुई है। उन कीलों को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। जब मैंने विजय को इस हालत में देखा तो मैंने तुरंत ही विजय को उठाने की कोशिश की और जब विजय उठा तो उठते ही उसने कहा कि भाई भाग जा यहाँ से, वरना वो तुझे भी नहीं छोड़ेगी। विजय ने अभी इतना ही कहा होगा कि तभी उसके मुंह से खून बाहर निकलने लगा, जिसे देखकर मेरा दिल दहल उठा। मेरा शरीर एक पल के लिए सुन्न पड़ गया। उस वक्त मेरा शरीर इस कदर कांप रहा था कि जैसे जनवरी का महीना चल रहा हो। हालांकि उस वक्त तो जून का महीना था, लेकिन उसके बावजूद भी उस झोपड़ी के अंदर मुझे ठंड महसूस हो रही थी। उसका कारण तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना तो जान चुका था कि अगर मैंने दीपक को उस लड़की के पास जाने से नहीं रोका तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही भयानक हो सकता है। मैं अभी यही सब सोच ही रहा था कि तभी विजय ने कहा कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उस लड़की की आंखों मत देखना। अगर तुमने ये गलती की तो वो गलती तुम्हारी जिंदगी की आखिरी गलती होगी जो कि मैंने की है। विजय इतनी दर्द भरी आवाज में बोल रहा था कि उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। मैं उससे कहे जा रहा था तुझे कुछ नहीं होगा यार, मैं तुझे बचा लूंगा। लेकिन उसके बाद विजय के गले से एक दर्द भरी चीख निकली और उसके बाद उसने अपना दम वहीं पर तोड़ दिया। जैसे ही विजय ने अपना दम तोड़ा तो उसी समय मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि किसी अपने को अपने आंखों के सामने मरता देख उस आदमी के अंदर क्या बीतती है वो आप जानते ही होंगे। लेकिन उसी वक्त जब मुझे ख्याल आया कि दीपक भी उसी लड़की के पीछे पीछे गया है तो मेरी बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। मैं उस वक्त घबराने लगा और फिर उसी के चलते मैं विजय को वहीं पर छोड़कर दीपक के पास जाने लगा। लेकिन जब मैं उस झोपड़ी से बाहर निकला और उसके बाद झोपड़ी से थोड़ा आगे गया कि तभी मुझे किसी चीज के जलने की बदबू आने लगी। और फिर जब मैंने पीछे देखा तो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वो झोपड़ी मेरे आंखों के सामने जल रही थी। उस झोपड़ी को अपनी आंखों के सामने जलता देख मैं बिना सोचे समझे उस झोपड़ी के पास गया और जब मैंने उस झोपड़ी के अंदर जाने की कोशिश की कि तभी आग की लपटें और भी ज्यादा तेज हो गई, जिस वजह से मैं अंदर ना जा सका। लेकिन उसके बाद वो आग और वो झोपड़ी मेरे आंखों के सामने से गायब हो गई। तो उसके बाद मेरे अंदर डर की सीमा और भी ज्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि अब उस जगह पर विजय की लाश थी नहीं और ना ही कोई झोपड़ी। ये सब नजारा मेरे अंदर खौफ पैदा कर रहा था। अब मैंने कुछ नहीं सोचा, सीधा दीपक को बचाने के लिए मैं उसके पास जाने लगा, क्योंकि मैंने अपना एक दोस्त तो खो दिया था, लेकिन अपना दूसरा दोस्त मैं खोना नहीं चाहता था। और जब मैं भागते भागते उस जंगल के और भी अंदर गया तो मुझे दीपक कहीं भी दिख नहीं रहा था और ना ही वो लड़की। उस वक्त मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो रखा था। अगर हम उस लड़के की बात मान लेते तो ये सब हमारे साथ नहीं हो रहा होता। मैं अभी दीपक को ढूंढ रहा था कि तभी मेरी नजरें सामने की ओर गई तो मैंने देखा कि दीपक को वो लड़की अपने पीछे पीछे लेकर जा रही थी। मैंने उसी समय दीपक को आवाज लगाई, लेकिन पता नहीं दीपक को मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने दोबारा कोशिश की
मगर फिर भी वो रुका नहीं और उस लड़की के पीछे पीछे चले जा रहा था। पर जब दीपक को मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दी तो मैंने सोचा कि अब मुझे खुद ही उसे जाकर रोकना होगा, नहीं तो उसके साथ भी वैसा ही होगा जैसा कि विजय के साथ हुआ है। अब ये सब सोचकर मैं फौरन ही तेजी के साथ दीपक के पास भागा, लेकिन जब मैं दीपक के पास जा रहा था तो पता नहीं कैसे मैं दीपक के नज़दीक पहुंच ही नहीं पा रहा था। मैं जितना उसके करीब जा रहा था तो वो उतना ही मुझसे दूर जा रहा था, जो कि मेरी सोच से भी परे था कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब मैं उसके करीब नहीं पहुंच पाया तो मैंने सोचा कि उसको मैं एक पत्थर उठाकर मार देता हूं ताकि वो मुझे पीछे मुड़कर देख सके। फिर मैंने वहीं पर एक छोटे पत्थर को उठाया और उसके बाद दीपक की ओर फेंका। जब वो पत्थर दीपक को जाकर लगा कि तभी दीपक दर्द से चिल्लाया, जिसके बाद वो इधर उधर देखने लगा और तभी उसने कहा, अरे भाई कौन है, किसने ये पत्थर मारा है? पर जब दीपक ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने कहा, अरे पंकज तू यहाँ पर कैसे? तू तो सो रहा था ना। इससे पहले कि दीपक को मैं इस बात का जवाब दे पाता कि उससे पहले ही वो लड़की दीपक के करीब आ गई और उसे लेकर जाने लगी। जब वो लड़की दीपक को लेकर वहां से जाने लगी तो मैंने दीपक को रोकने की बहुत कोशिश की। हालांकि मैं दीपक को सब बताने वाला था कि विजय के साथ क्या हुआ है, लेकिन पता नहीं मेरी आवाज़ को क्या हुआ कि मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। मैं बोलने की पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहा था। उस वक्त मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गया कि दीपक को उस लड़की से कैसे बचाऊं। फिर मैंने दीपक के पीछे पीछे जाने की सोची, पर उसी वक्त मेरे पैर वहीं पर जम से गए। मेरे पैर इस कदर वहां पर जम गए थे कि मैं चाहकर भी अपने पैरों को वहां से आगे की तरफ नहीं बढ़ा पा रहा था। मैं उस जगह पर डरा सहमा खड़ा रहा और ये सोचता रहा कि मैं करूं तो करूं क्या। अभी मैं यही सब सोच ही रहा था कि तभी वो लड़की दीपक को लेके वहां से काफी आगे चली गई और उसके बाद वो दोनों मेरी आंखों से कब ओझल हो गए मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन उन लोगों के जाने के बाद उस वक्त मैंने मन ही मन अपने इष्ट देवता का नाम लिया और उसके बाद मेरे कदम आगे की ओर बढ़ने लग गए। जैसे मेरे कदम आगे बढ़ने लगे तो मैंने पाया कि अब मेरा गला भी बिल्कुल ठीक हो गया है। तो फिर मैं बिना कुछ सोचे समझे और बिना पीछे मुड़े दीपक को बचाने के लिए जाने लगा। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद जब मुझे दीपक कहीं नहीं दिखा तो मैं और भी ज़्यादा चिंतित हो गया कि आखिर दीपक गया तो गया कहाँ। मुझे उस वक्त घबराहट भी होने लगी थी, मगर अपनी घबराहट को मैंने अपने काबू में करके रखा था, लेकिन फिर भी मैं बेचैन था। जब मैं थोड़ा और आगे गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक बरगद का पेड़ है और उस बरगद के पेड़ को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि ये काफ़ी साल पुराना पेड़ है, क्योंकि उस बरगद के पेड़ की जड़ें बाहर निकल कर आ रही थी। वो पेड़ मुझे देखने में काफ़ी डरावना लग रहा था और साथ ही उस जगह पर इतना गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था कि किसी भी जानवर या पक्षी की मुझे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। उस वक्त मैंने डरते डरते दीपक को आवाज़ लगाई, मगर दीपक का मुझे कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। लेकिन जब मैं उस बरगद के पेड़ के और नज़दीक गया तो मैंने देखा कि दीपक के कपड़े उसी बरगद के पेड़ के नीचे पड़े हुए थे जो कि उसने पहन रखे थे। लेकिन मेरी आंखें तब फटी की फटी रह गई जब मैंने उस लड़की के भी कपड़े उसी बरगद के पेड़ के नीचे देखे। अब ये सब देखने के बाद मैं बहुत ही उलझन में फंस गया था कि अब दीपक के साथ उस लड़की ने क्या किया होगा। मैं इसी सोच में था कि तभी मुझे दीपक की आवाज़ सुनाई दी तो मैं उसी वक्त झट से चारों तरफ देखने लगा। चारों तरफ देखने के बाद भी दीपक मुझे कहीं भी नजर नहीं आया। दीपक के नजर न आने पर मैं और भी ज्यादा चिंतित हो गया। लेकिन इसी बीच जब मेरे सर पर कुछ गिरा तो उसके बाद मैंने अपने सर पर हाथ लगा कर देखा कि आखिर वो चीज क्या है। तो मैंने पाया कि वो जो चीज थी वो खून था। खून को अपने सर पर गिरता देख मेरा शरीर जोरों से कांपने लगा और मैंने जब उस बरगद के पेड़ के ऊपर देखा तो उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। दरअसल दीपक उस बरगद के पेड़ पर टंगा हुआ था, वो भी नग्न अवस्था में, और उसकी आंखें तो मानो पूरी सफेद ही पड़ गई थी। अब दीपक को पेड़ के ऊपर देखकर मेरी हालत तो खराब होती जा रही थी, मगर मैं ये सोच रहा था कि दीपक को नीचे कैसे उतारूं। मैं अभी दीपक को नीचे उतारने की सोच रहा था, पर पता नहीं कैसे दीपक नीचे आकर गिरा। दीपक जैसे नीचे गिरा तो मैंने उसे उठाया और जब मैंने उससे कुछ पूछना चाहा तब तक मेरी आंखों के सामने उसने अपना दम तोड़ दिया। दीपक के दम तोड़ दे अब मेरा शरीर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था।
बस मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन मैंने कैसे भी करके अपने आप को संभाला और वहां से बिना सोचे समझे भागने की सोची, क्योंकि अगर मैं भी यहाँ थोड़ी देर और रुका तो शायद मेरा भी हाल इन्हीं की तरह होगा। मैं वहां से जल्दी से उठा और जल्दी से गांव पहुंचने की कोशिश की ताकि गांव के लोगों को ये बात बता सकूं। मैं फौरन ही वहां से उठा और उसके बाद मैं भागता ही रहा, पर पता नहीं उस वक्त मुझे क्या सूझा कि मैं बिल्कुल भी वहां पर रुका नहीं। अगर मुझे उस लड़की ने देख लिया तो शायद वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी। फिर उसके बाद जब मैं गांव में पहुंचा और उस बंदे को मैंने जगाया जिसने ये कहा था कि उस छिनार के झांसे में जो भी आया तो वो जान से मारा जाएगा। फिर मैंने उस लड़के को सारी बात बताई। मेरी पूरी बात सुनने के बाद उस लड़के ने कहा कि मैंने कहा था ना उस छिनार के झांसे मत आना, तो तुम क्यों उसके पीछे गए। फिर उस आदमी ने बताया कि वो लड़की कोई आम छिनार लड़की नहीं है। उस छिनार ने अब तक काफी लोगों की जानें ली है। जो भी उसके पीछे गया वो वापस नहीं आ पाया। उस लड़के ने मुझे बताया कि ये बात कुछ महीनों पहले की है, जब वो छिनार इस गांव में रहा करती थी, लेकिन उसकी हरकतें कुछ ज्यादा ही खराब होने लगी थी। वो नए नए लड़कों को अपने चंगुल में फंसाती थी और उसके साथ गलत काम करती थी। फिर उसके बाद गांव के लोगों ने उसे गांव से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद वो पास के जंगलों में झोपड़ी बनाकर रहने लगी। लेकिन उसके बाद वहां पर पता नहीं उस लड़की के साथ किसने क्या किया वो तो हमें भी नहीं मालूम, लेकिन हमें उसकी झोपड़ी चली हुई मिली और साथ ही वो नग्न अवस्था में थी, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि उसके साथ बहुत ही गलत काम किया है। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद हमें वहां पर 4 लोगों की लाशें मिली। वो लाश नग्न अवस्था में थी। वो लोग कोई बाहरी लोग थे और फिर जब पुलिस वहां पर आई तो उन्होंने छानबीन की, पर छानबीन के दौरान उन्हें कोई भी सबूत या सुराग नहीं मिला कि आखिर उन 4 की मौत कैसे हुई। लेकिन उसके बाद वो छिनार लड़की ठरकी लोगों को दिखने लगी और जो भी उसके साथ गया या उसे टोका तो उसकी लाश गांव वालों को आज तक नहीं मिली। पर किसी समय मैं भी उस लड़की की खूबसूरती पर दीवाना हुआ करता था जब वो जिंदा थी। दोस्तों, जब ये बात मुझे पता चली तब से मैं सावधान हो गया और उस लड़के की ये बात सुनकर मैं ये तो समझ गया कि मैंने अपने 2 दोस्तों को खो दिया था। लेकिन फिर जब मैं गांव के कुछ लोगों के साथ उस जंगल में गया तो मुझे सिर्फ दीपक और विजय के कपड़े ही मिले और उसके बाद से मैं कभी भी उस गांव के आसपास भी नहीं भटकता और मुझे अपने 2 दोस्त के खोने का आज भी अफसोस होता है, जिसे याद करके मेरा गला भर आता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।